हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज की फिर से हमारी क्लास शुरू होने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसे कि हमारी ऑलरेडी बहुत सी क्लासेस हुई हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स, जो मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक सीरीज़ जो है वो शुरू हो रखी है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस पूरी सीरीज़ में हम टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो आपकी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। और इस सीरीज़ से आपको दो फ़ायदे हैं कि अगर आप ऑलरेडी नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को, इन चीज़ों को, तो आप जान लेंगे इन क्वेश्चंस को। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर आपकी रिवीजन बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। क्लियर? तो यही हमारा मोटिव है इस सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही छोटा सा सेशन हमारा हमेशा रहता है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ सिखा कर जाते हैं, ठीक, आपको कुछ देकर जाते हैं। तो ये हमारा रोज़ 5:30 पर ये सेशन हमारा रहता है, ठीक, लाइव। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये सेशंस प्रीमियर में देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। क्लियर? तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। चारों में से आपको जो राइट ऑप्शन है दैट शुड बी क्लिक्ड और दैट शुड बी ऑप्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि लेसन प्लानिंग में इनमें से कौन सी चीज़ है जो इंक्लूडेड नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं होती हमारी लेसन प्लानिंग में, ठीक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस, वी हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स। तो इनमें से आपको क्या करना है? यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरी बात है कि आपका जैसे हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो उद्देश्य की स्पष्टता, कि जो उद्देश्य है उसकी स्पष्टता, कि जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होना चाहिए। तो वो तो लेसन प्लानिंग का पार्ट है, बिल्कुल है। नॉलेज ऑफ टीचिंग, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट है कि नॉलेज तो होनी चाहिए टीचर को, है ना। उसका रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो योजना है उसकी दृढ़ता, तो ये नहीं होना चाहिए। जो रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इनमें से उन्होंने पूछा विच इज़ नॉट इन्वॉल्व, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो इन्वॉल्व नहीं होता है हमारी लेसन प्लानिंग में, ठीक। तो उसका जो राइट आंसर आपका बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, तो योजना की दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग शुड बी योर राइट ऑप्शन। क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, और इसका राइट आंसर भी सी है। तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, ठीक, कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक। तो 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है स्कोर या मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज क्या है, अपने प्रीवियस सेशंस में भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा, क्या होगा, बच्चा जो है जब जाकर खुद एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, ठीक, और एक्सप्लोर कर कर खुद सीखेगा चीज़ों को, ठीक, तो तब क्या है, तब उसकी वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, ठीक है, तब वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो यही जो है वो इसमें पूछा गया कि बच्चा जो है, ठीक है, वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया। तो 4 ऑप्शंस है कि स्कोर या मार्क्स जो लर्नर जो है जो ऑब्टेन करता है, ठीक, इस पे फोकस करना चाहिए टीचर को। इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन की क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना है, मतलब बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेशन करे एक्टिव होकर, ठीक। उसके बाद है मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय लर्नर, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उन पे मास्टरी करना,
ठीक, मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द लर्नर, उन पे जो भी बच्चा सीख रहा है उस पर मास्टरी करना, इस पे फोकस करना चाहिए। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेज एवरीथिंग, कि वो रट्टा लगा ले हर चीज़ का। ठीक, हिंदी में भी आपके ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। फिर लास्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो देखिए, हमेशा ही जब भी आपको कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आए, यानी कि जहाँ पर बोला जाए कि स्टूडेंट की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, कि आप बच्चे को हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाएंगे, तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर, यानी कि सही आंसर है इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस इज द राइट वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट रेदर देन डैश। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश, यहाँ पर डैश आना चाहिए रेदर देन डैश, ऐसे होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपके दो ऑप्शन होने चाहिए थे कि टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश। ठीक, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, एक है परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स। ठीक है, तो मतलब आपका जो राइट आंसर है वो ऐसे बनना चाहिए कि अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स रेदर देन लर्निंग गोल्स। तो परफॉर्मेंस गोल्स पे तो नहीं उसको करना है, ठीक है, कि लर्निंग गोल नहीं होने चाहिए, परफॉर्मेंस गोल्स होने चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य। उसके बाद फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, कि उसको फेलियर अवॉइडिंग गोल्स जो है वो सेट करने चाहिए रेदर देन मार्क सीकिंग गोल्स। ठीक, हाँ, ये भी इसका कुछ हद तक सही उत्तर हो सकता है। उसके बाद कहता है मार्क्स सीकिंग गोल्स, कि उसको सेट करना चाहिए मार्क्स सीकिंग गोल, तो मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, हाँ जी, बिल्कुल सही। यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, कि जो बच्चा है, ठीक है, उसको लर्निंग गोल सेट करने चाहिए। ठीक, तो एक टीचर जो है, एक अध्यापक है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कि वो अपने लर्निंग गोल सेट करे रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, कि उसे परफॉर्म कैसे करना है ये गोल्स नहीं होने चाहिए, कि उसे सीखना क्या क्या है वो लर्निंग गोल उसको सेट करने चाहिए। यानी कि अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, ये दोनों यहाँ पर आपको सेट करने हैं। क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज योर डी वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला, और बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो आर्टिकल 45 है वो क्या हमें प्रोविजन दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 45 प्रदान करती है, क्या करती है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जाता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको एस्टैब्लिश कर पाएँ। अगला है यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में अल्पसंख्यकों के अधिकार। उसके बाद है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, देश के कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा। उसके बाद है गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट्स, यानी कि कम प्रोन्नत राज्यों के वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो देखिए आर्टिकल 45 में जो डीपीएसपी में इसको ऐड किया गया था, इसको बाद में 21A में भी ऐड कर लिया गया था। ठीक है, हमारे राइट्स में ऐड कर लिया गया था 21A में। तो उससे पहले ये आर्टिकल 45 में जो था, ठीक है, डीपीएसपी में इंक्लूडेड था। तो ये था हमारा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक, जो कि नॉर्मल बच्चा है। और इसका लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर बच्चा क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो फिर 6 से 18 उसकी एज हो जाती है। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्लियर? और इसी के साथ उन्होंने पेरेंट्स की भी कुछ ड्यूटीज़ बनाई थी कि पेरेंट्स को भी ये करना है। ठीक, कि उनका भी एक जो है ड्यूटी बनती है। ड्यूटीज़ में इसको ऐड किया गया था कि पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने जो फ्री एजुकेशन है, उनका राइट जो एजुकेशन का है उसका
फ़ायदा उठा सके। क्लियर, चलिए तो बी है हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश, कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक, तो किसको बदलना है? वी शुड चेंज द डैश, किसके अनुरूप बदलना है, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? तो ये हम पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ समझी थी कि जो बच्चे हैं वो सभी एक साथ पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, किसी भी तरह से हैं, वो एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरी बात हमने ये भी समझी थी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें हमें क्या करना है कि चाइल्ड सेंटर्ड रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, हम किसी भी उसकी बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी हर जगह पे। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए हर जगह पे। तो चाइल्ड सेंटर्ड में हम क्या करेंगे, हम बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम चेंज करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द सिस्टम। क्या करना है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम बनाना है टू फिट टू द डैश, के कौन, चाइल्ड। तो ये ऑप्शन होने चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यवस्था जो है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि NCERT जो है, ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप में से किसी ने नहीं भी ये पढ़ा हो। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि 1961 में। तो इसको जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलता है। तो 1961 जो है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि NCERT जो है वो 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर, अच्छा हिंदी वाले स्टूडेंट भी एक बार देख लेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा टूल जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है? तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? असाइनमेंट यानी कि दत्त कार्य, ओरल क्वेश्चंस मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट सत्र परीक्षा, क्विज एंड गेम्स प्रश्नोत्तरी और खेल। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि हम ड्यूरिंग लर्निंग क्या करेंगे, बच्चे की टेस्टिंग करेंगे। ठीक, जैसे हमने बच्चे को असाइनमेंट्स दे दी, ऑरल क्वेश्चंस पूछ लिए, गेम्स खिला ली, क्विज खिला लिए। लेकिन जो टर्म टेस्ट है ना, ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक, टर्म टेस्ट जो है ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जिसमें एंड में जाके हम बच्चे का क्या इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस करके वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल। ठीक, तो एप्रोप्रिएट टूल नहीं है। तो ये तीनों तो एप्रोप्रिएट टूल है कि असाइनमेंट्स दे दी बच्चे को करने के लिए, ठीक है, ओरल क्वेश्चंस दे दिए, फिर क्विज एंड गेम्स दे दी, लेकिन टर्म टेस्ट नहीं है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, वो हमारी समेटिव असेसमेंट का पार्ट बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। जो क्रिएटिव आंसर्स हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, यानी कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक, कि प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, उसके बाद कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, उसके बाद है अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ठीक, इन चारों में से तो क्रिएटिव आंसर जब भी आप स्टूडेंट से चाहते हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज किया जाएगा, जिसमें बच्चा अपने अंदर, उसके अंदर क्या व्यूज हैं, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या वो इसके बारे में सोचता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके थॉट्स क्या है, वो सब बताए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, जिसमें उसको क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो जो भी वो जानता है उसके बारे में बताए। ठीक है, जो डायरेक्ट ऐसे यस या नो वाले नहीं होने चाहिए, जिसको वो इलेबोरेट करके बता पाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायर होते हैं क्रिएटिव आंसर्स के लिए, जिससे बच्चा अपनी जो भी सोच है, जो भी सोचता है, थॉट्स है, थिंकिंग है, जो भी फीलिंग है, व्यूज है, वो सब वो एक्सप्रेस कर पाए। क्लियर, तो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक, यानी कि विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे कराई जानी चाहिए, ठीक। तो इन स्पेशल स्कूल्स, उनके स्पेशल स्कूल्स ये मना करा हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसको मना करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं होने चाहिए, ठीक। फिर बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, ठीक है, कि स्पेशल टीचर्स होने चाहिए स्पेशल स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स होने ही चाहिए, तो कहाँ से आ जाएगा, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, हाँ जी ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, तो स्पेशल स्कूल्स फिर से आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन की इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि सभी को एक साथ रखो। अच्छा, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे कि यार एक साथ क्यों रखें, है ना, जब उनके लिए उनकी पढ़ाई अलग है। तो मानना ये है कि स्कूल में मान लेते हैं हम बच्चों को स्पेशल स्कूल में ले जाते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर वो अपने जैसे बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर जाएंगे, ठीक है, मतलब आउटसाइड द क्लासरूम या आउटसाइड द स्कूल जब वो होंगे, तब तो उनको नॉर्मल लोगों के साथ ही रहना है। तो इसलिए बच्चों की हैबिट्स ऐसे डेवलप करें कि वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ें, ठीक है, उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, ताकि उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो, क्योंकि उन्हें रहना अक्सर किसके साथ है, आखिरकार उन्हें रहना नॉर्मल लोगों के साथ ये पूरी ज़िंदगी, स्कूल के बाहर भी स्कूल के बाद भी, क्लियर। तो इस करके इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ये कहता है कि नॉर्मल चिल्ड्रन जो है उनके साथ ही आपके एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी उसके साथ होने चाहिए, क्लियर। तो ये था हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके अलावा बाकी सब होने चाहिए, ठीक। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसके अलावा बाकी सभी कारणों से हो सकती है, यानी कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, सेरिब्रल डिसफंक्शन से हो सकती है, यहाँ पर पूछा गया नहीं हो सकती, उससे सेरिब्रल डिसफंक्शन से बिल्कुल हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी, दिमाग ही नहीं काम कर रहा बच्चे का, लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस से हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस से भी बच्चे की हो सकती है। कल्चरल फैक्टर्स, नो, कल्चर कभी भी मैटर नहीं करता बच्चे की लर्निंग में, ठीक, कल्चर कभी मैटर नहीं करता। तो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से, ठीक है, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट होगा, यानी कि सांस्कृतिक कारक जो हैं, ठीक है, ये कभी भी कारण नहीं बन सकते अधिगम अक्षमता का, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिए, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ कुछ मैं आपको अपने बैच के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप और भी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाए, तो उसके लिए आपका एक नया बैच जो है शुरू किया गया है सिविल स्टाफ हिमाचल की तरफ से। पहले भी ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, जिनमें स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और काफ़ी अच्छी तरह से वो तैयारी भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अच्छे तरह से हर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू है 17 नवंबर को शुरू हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे। एक दिन में आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सुबह 10 बजे एक लेक्चर आएगा, सुबह शाम को 5 बजे एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, और ये 4 से 5 महीने का आपका टोटल कोर्स रहेगा, यानी कि आपके एग्जाम से आने से पहले आप तैयार हो चुके होंगे, ठीक, जिसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं CDP, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, SPGK, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिनके आपको स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट भी दे रखी है, और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसकी जो फीस रहेगी आपकी, ठीक है, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस जो रहेगी वो 5999 इनकी नियर अबाउट 6000 ओनली, ठीक है। 5999 में आपको ये पूरा कोर्स दिया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे आपको PDF फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कोई नोट्स नहीं होंगे, PDF फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी जो ओरिएंटेड होगी TGT कमीशन से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन बटन आपको दिया हो गया उसको क्लिक कर दें, ताकि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चन जो है हम इससे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इसको लाइक कर दें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।